एक वक्त था जब दुनिया चाइना को देखकर फ्यूचर इमेजिन करती थी। आज वही चाइना अपने गिरते हुए सपनों, बिखरती इकोनॉमी और छुपाए हुए आंकड़ों से जूझ रहा है। और ठीक इसी वक्त भारत, जिसको कभी डेवलपिंग नेशन के नाम से बुलाया जाता था, आज उसी भारत को दुनिया नए उम्मीद से देख रही है। आज चाइना का यूथ बेरोजगार, रियल एस्टेट क्रैश, जीडीपी से जूझ रहा है और दुनिया भर से इन्वेस्टर भाग रहे हैं। वही आज भारत में दुनिया के सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स, डिजिटल रेवोल्यूशन और ग्लोबल ट्रस्ट बनाता हुआ नया भारत नजर आ रहा है। पर असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ दुनिया के गिरने का फायदा उठा रहे हैं या सच में एक ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी में हैं? क्या भारत तैयार है उस सेंचुरी शिफ्ट के लिए जहां एशिया की लीडरशिप चाइना के हाथों से निकलकर भारत के पास आ रही है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, चाइना जिसकी इकोनॉमी कभी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, आखिर उसमें आज ऐसी कौन सी दरारें आ गईं जो पूरी दुनिया को चौकन्ना कर रही हैं? चाइना की इकोनॉमी के गिरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एजिंग पॉपुलेशन, यानी बूढ़ा होता हुआ चीन। चीन की सबसे बड़ी समस्या उसकी बूढ़ी होती हुई आबादी है। 2023 में UNFPA की रिपोर्ट कहती है कि चीन का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.09 रह गया है, जबकि आबादी को स्टेबल रखने के लिए कम से कम 2.1 होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आने वाले सालों में नए लोग कम पैदा होंगे और बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2050 तक चीन की 30% से ज्यादा आबादी 60 साल से ऊपर की होगी। जब काम करने वाले लोग कम होंगे और पेंशन और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च होगा, तब चाइना की उत्पादन क्षमता और जीडीपी दोनों को सीधा नुकसान होगा और ये एजिंग क्राइसिस चीन की इकोनॉमी पर सबसे लंबे समय तक दबाव बना के रखेगा। दूसरा कारण है रियल एस्टेट क्रैश, यानी बर्बाद होती हुई प्रॉपर्टी मार्केट। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर भी कभी उसकी जीडीपी का 25 से 30% तक हिस्सा था, लेकिन एवरग्रांड और सेंचुरी गार्डन जैसी कंपनियां आज भी भारी कर्ज में डूबी हुई हैं। सिर्फ एवरग्रांड पर ही 300 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है और 1300 से अधिक प्रोजेक्ट अधूरे हैं। लोग EMI तो भर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा, जिससे कि मिडिल क्लास का भरोसा टूट रहा है। और ये संकट केवल हाउसिंग का नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का है, क्योंकि चाइना की बहुत सी लोकल गवर्नमेंट की कमाई भी इसी सेक्टर पर डिपेंड करती थी। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक एक्सपोर्ट पर टिकी थी, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप के ट्रेड वॉर के चलते भारी झटका लग रहा है। ब्लूमबर्ग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस चाइना के बिजनेस में 35% की गिरावट आई है। अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पे भारी टैरिफ लगाए हैं, खासकर मोबाइल फोन, सोलर पैनल्स और चिप्स पर। साथ ही अमेरिका, जापान और यूरोप की कंपनियां अब भी अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटा रही हैं। इससे चीन की फैक्ट्रियों की मांग कम हो गई है और बेरोजगारी बढ़ने लगी है। ये ट्रेड वॉर ट्रंप के आने के बाद भी शुरुआत हुई थी। इसे हम ट्रंप का इफेक्ट भी कह सकते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर का असली आरंभ 2016 में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब से चीन की आर्थिक मुश्किलें और भी तेज हो गईं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिका ने 2018 में चीन के 370 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया। इससे न तो सिर्फ चीन की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कम हुई, बल्कि कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने सप्लाई चेन चीन से हटाकर भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही ट्रंप की गवर्नमेंट ने हुआवे, टिकटॉक, फीचर जैसी चीनी कंपनियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी और टेक ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी। इससे चीन के टेक सेक्टर और निवेश माहौल पर जबरदस्त झटका लगा। रोडियम ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में अमेरिका से चीन आने वाला FDI 30% तक गिर गया। वेंचर कैपिटल फंडिंग और इनोवेशन में भारी गिरावट दर्ज की गई। कह सकते हैं कि ट्रंप युग की शुरुआत ने चीन के ग्लोबल इमेज को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी अर्थव्यवस्था की नींव को पहली बार गहराई से हिलाया। अगला कारण है डोमेस्टिक डिमांड कोलैप्स, यानी चीन में अपने ही देश की खरीदारी घट गई। चीन के अंदर ही अब लोग ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI लगातार 50 से नीचे बना हुआ है, मतलब औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जीडीपी का सिर्फ 38% हिस्सा कंजप्शन यानी खरीदारी से आता है, जबकि अमेरिका में ये 68% है। रियल एस्टेट क्राइसिस, बेरोजगारी और फ्यूचर का डर लोगों को खर्च करने से रोक रहा है, जिससे चीन का बाजार और धीमा हो रहा है। लोग अब पैसों को सेव करने में लगे हैं, जिससे इंटरनल डिमांड और भी कमजोर हो गई है। हिडन बैंकिंग क्राइसिस, चीन की बैंकिंग सिस्टम में एक और बड़ा खतरा है, जिसे शैडो बैंकिंग कहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल बताता है कि इसमें 9 ट्रिलियन से ज्यादा ऐसा कर्ज है जो बिना सुरक्षा के रखा गया है। छोटे कारोबारों की फंडिंग नहीं मिल रही है और बैंक अपने खराब लोन्स को छुपा रहे हैं। इससे लोगों और निवेशकों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठ रहा है और यह किसी भी वक्त फटने वाला बम बन गया है। खासकर रीजनल बैंक्स पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा है।
चाइना की गिरते हुए इकोनॉमी के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण है जीरो कोविड पॉलिसी। 2020 से 2022 के बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिसमें 30 से ज्यादा शहरों में लॉकडाउन रहा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फैक्ट्रियां बंद, सप्लाई चेन टूट गई और 2022 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.1% रही, जो पिछले 30 सालों में सबसे कम थी। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी 2.1% गिर गया। लोगों में डर फैल गया, जिससे चाइना की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ा। कई छोटे बिजनेस बंद हो गए और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी गिर गया। अगला रीजन है टेक क्रैकडाउन। चीन की सरकार ने अपने ही बड़े टेक कंपनियों पर बैन और जांचें शुरू कर दी, जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और दीदी। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को सार्वजनिक आलोचना के बाद गायब कर दिया गया, जिससे पूरे निवेश जगत में डर बैठ गया। 2023 तक चीन में वेंचर कैपिटल फंडिंग 50% तक गिर चुकी थी। इससे नए आइडियाज और इनोवेशन को बहुत बड़ा झटका लगा। सरकार की कठोर पॉलिसी के कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी कमजोर हो गया था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी आंकड़ों का छुपाना। 2023 में जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21.3% तक पहुंच गया, तो चीन सरकार ने उसका डेटा पब्लिश करना ही बंद कर दिया। फिच और S&P जैसी एजेंसीज ने जीडीपी और बैंक डेटा के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। डिफेंस एक्सपोर्ट स्लो डाउन, ट्रस्ट क्राइसिस, यानी कि चीन के हथियार बेचने में भी भारी गिरावट आई है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक है, लेकिन 2023 में इसमें 12% की गिरावट हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने उसके ड्रोन्स और वेपन्स की क्वालिटी को लेकर शिकायत की, जिसमें इंजन फेलियर और टेक्निकल फॉल्ट्स थे। इसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया का चीन के ऊपर डिफेंस सेक्टर में भरोसा बिल्कुल गायब हो गया। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं और उसका असर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ रहा है, यानी कि चीन अब डिफेंस सेक्टर में भी गिर रहा है। जब चाइना अपने आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, तब एक और देश उभर रहा है, भारत। पर क्या भारत के पास वाकई सारे रिसोर्सेज हैं जो उसे अगला ग्लोबल सुपर पावर बना सके? चलिए देखते हैं भारत की 10 सबसे बड़ी ताकतें जो उसे ग्लोबल सेक्टर का लीडर बनाने में हेल्प करेंगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा जनसंख्या है। UNFPA के अनुसार भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। 2030 तक भारत के पास दुनिया के सबसे बड़ी वर्कफोर्स यानी लगभग 100 करोड़ कामकाजी लोग होंगे। अगर इस युवा शक्ति को सही स्किल्स, शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाएं, तो ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गति दे सकते हैं। यही डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि कई विकसित देशों के पास नहीं है, जिनकी आबादी बूढ़ी हो रही है। भारत की दूसरी ताकत है कंजप्शन पावर यानी खर्च करने की ताकत। भारत का मध्यम वर्ग अब तेजी से बढ़ रहा है और अब ये मध्यम वर्ग सिर्फ जरूरतों पर खर्च नहीं करता बल्कि एस्पिरेशनल चीजों जैसे गाड़ियों, स्मार्टफोन, इंश्योरेंस, ट्रैवल और ईवी पर भी खुलकर खर्च कर रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग अर्बन मिडिल क्लास तैयार हो चुके हैं। 6 ट्रिलियन से ज्यादा का कंज्यूमर मार्केट अब भारत में है, जो डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत बनाए रखता है और देश के ग्रोथ को स्थिर रखता है। इंडिया के इस ग्रोथ के पीछे एक और कारण है रिफॉर्म्स और पॉलिसीज। पिछले एक दशक में भारत ने बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और लेबर लॉ रिफॉर्म्स। जीएसटी ने पूरे देश को एक यूनिफाइड टैक्स मार्केट में बदल दिया। साथ ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स यानी PLI के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो सेक्टर में भारी निवेश आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2014 के बाद से 79 पायदान से ऊपर छलांग लगाई, जो कि रिफॉर्म्स के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। डिजिटल रेवोल्यूशन, भारत में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। NPCI के अनुसार हर महीने 13 अरब से अधिक UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। आधार, डिजिलॉकर और कोविन जैसे प्लेटफॉर्म ने यह साबित किया है कि टेक्नोलॉजी का यूज अब सिर्फ अर्बन इलाइट तक सीमित नहीं बल्कि करोड़ों आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। अब भारत ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए ई-कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती दी जा रही है। चाइना +1 अपॉर्चुनिटी, कोविड और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते दुनिया की सप्लाई चेन चीन से हट रही है। ऐसे में भारत एक नेचुरल विकल्प बनकर सामने आया है। एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां अब भारत में अपने यूनिट्स खोल रही हैं। तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका जैसे राज्य नए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भारत की जियोपॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का संकेत भी देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, भारतमाला, सागरमाला और गति शक्ति जैसे प्रोग्राम ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नई रफ्तार दी है। अब तक 14,000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। बुलेट ट्रेन जैसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स भी फास्ट ट्रैक पर हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत लॉजिस्टिक कॉस्ट को 13% से घटाकर 8% तक लाने का एम है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ावा मिलेगा और ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत कॉम्पिटिटर बना रहा है।
FDI और स्टार्टअप ग्रोथ। DPIIT के अनुसार भारत ने 2024 में 27.6 बिलियन डॉलर्स का FDI अट्रैक्ट किया है। भारत में अब 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जिनमें फाइनेंशियल टेक, एजुकेशनल टेक, एग्री टेक और हेल्थ टेक जैसे सेक्टर में जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है। खास बात यह है कि जीरोधा और जोहो जैसे कई इंडियन स्टार्टअप बिना फॉरेन फंडिंग के प्रॉफिट में चल रही हैं। ये लोकल इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमाण है। इन मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं, अब ग्राउंड रियलिटी बन चुका है। INS विक्रांत, LCA तेजस और K9 वज्र जैसे इंडिजीनियस डिफेंस प्रोजेक्ट्स भारत के सेल्फ रिलायंस का मिसाल हैं। ओला और ईथर जैसे EV स्टार्टअप अब अपने बैटरी की टेक्नोलॉजी में भी काफी सुधार कर रहे हैं और इसमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भारत आज मोबाइल फोन प्रोडक्शन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अब सवाल ये है, इन सारी ताकतों और रुकावटों के बीच क्या भारत तैयार है उस मुकाम के लिए जहां दुनिया उसे चाइना के अल्टरनेटिव नहीं बल्कि नए नेता के रूप में देख रही है? मेरे हिसाब से दुनिया के इकोनॉमिक मैप पर एक और नया चैप्टर लिखा जा रहा है। जहां चाइना एक तरफ अपने अंदर के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वहीं भारत के पास एक और गोल्डन चांस है, सिर्फ अपना इमेज बदलने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भरोसे को दोबारा डिफाइन करने का। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम सच में तैयार हैं? क्या हम अपनी यूथ को सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं बल्कि स्किल बेस्ड एजुकेशनल और ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? क्या सरकारी योजनाएं पेपर से जमीन तक पहुंच रही हैं या सिर्फ हेडलाइन में घूम रही हैं? क्या करप्शन, रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी के चक्रव्यूह से निकलकर एक ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम की तरफ बढ़ पा रहे हैं? क्या इनोवेशन अब जुगाड़ से आगे बढ़कर असली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर जा रहा है? भारत के पास आज 3 रास्ते हैं, यूथ, ट्रस्ट और टाइमिंग। हम G20 समिट, वैक्सीन, मैत्री और चंद्रयान 3 जैसे सिंबॉलिक स्टेप्स के साथ ग्लोबल इमेजिनेशन का सेंटर बन चुके हैं, पर असली लीडरशिप तभी आएगी जब हम अपने अंदर की कमजोरियों जैसे स्किल गैप, पॉलिसी एग्जीक्यूशन फेलियर, डिजिटल एडिक्शन और सिस्टमैटिक करप्शन को ऑनेस्टली टैकल करें। क्योंकि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस एग्जीक्यूशन और कलेक्टिव विजन के साथ नहीं ले पाए तो ये मौका हाथ से निकल भी सकता है। लेकिन अगर भारत ने डिसिप्लिन, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अपना मंत्र बना लिया तो हम सिर्फ चाइना के अल्टरनेटिव नहीं बल्कि दुनिया के अलग ग्रोथ इंजन और मोरल सुपर पावर बन सकते हैं। अब हमें चाहिए एक साफ नीयत, एक साझा विजन और एक राष्ट्र के रूप में सच्चा एक्शन। ये वक्त भारत का है, लेकिन क्या भारत भी अपना वक्त पहचान पाएगा? आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या हम वाकई में रेडी हैं? इस वीडियो को शेयर करके ये सवाल सबसे पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।